देखिए, रईसी की क्या हत्या हुई है, इस वक्त यही है सबसे बड़ा सवाल। ईरानी राष्ट्रपति की क्या हत्या हुई और क्या ये कोई इंटरनेशनल साजिश है? ईरानी राष्ट्रपति की मौत के बाद अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि उनको मारा गया है या उनकी मौत हुई है। दरअसल TV9 भारतवर्ष को मिली जानकारियों के मुताबिक ईरानी एजेंसियां किसी भी एंगल को खारिज नहीं कर रही हैं। पहली नजर में खराब मौसम में हुए हादसे के पीछे क्या कोई इंटरनेशनल साजिश थी या इंटरनेशनल साजिश है, हम आपको तफ्तीश में आगे बताएंगे। लेकिन पहले आपको यह भी बता दें कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, दरअसल ये सवाल क्यों उठ रहा है और इसके पीछे क्या बड़ी वजहें बताई जा रही हैं। अगर बात इंटरनेशनल साजिश की करें तो 4 वजह सामने आती हैं कि अगर इसमें इंटरनेशनल साजिश है तो कौन सी 4 वजहें हो सकती हैं जिसकी वजह से साजिश हो। क्या रईसी के खिलाफ उस देश में साजिश रची गई जहां से उन्होंने अपनी आखिरी उड़ान भरी थी, यानी अजरबैजान। एक और बड़ा सवाल यह कि क्या रईसी जिस चॉपर में सवार थे वो चॉपर मेंटेनेंस की वजह से सवालों के घेरे में था, यानी पहले से ही उसको लेकर कुछ सवाल उठ रहे थे और अब क्या उसकी तफ्तीश होनी चाहिए। एक और बड़ा सवाल यह कि क्या अमेरिका समेत दूसरे पश्चिमी देश ईरान की परमाणु परीक्षण की तैयारी से नाराज थे, ईरान को रोकना चाहते हैं और क्या उस वजह से ये साजिश हो सकती है। एक और बड़ी वजह यह भी कि क्या रईसी की मौत के पीछे 14 अप्रैल का ईरानी हमला भी है, यानी ईरान ने जो हमला किया था इजराइल पर, क्या वो भी इसके पीछे एक बड़ी वजह हो सकती है। क्या उस जवाबी कार्रवाई के तहत ऐसा किया जा सकता है। और अगर बात इंटरनेशनल साजिश की कर रहे हैं तो जो वजह सबने सामने आती है वो भी आपको बता देते हैं, यानी कौन कौन सी वजहें हो सकती हैं जिसकी वजह से ऐसा किया गया हो। पहली वजह, क्या ईरान के सुप्रीम लीडर की दौड़ में होने की वजह से रईसी को अपनी जान गंवानी पड़ी, यानी ईरान के भीतर जो कुछ हो रहा है राजनीति में उसकी एक वजह हो सकती है, उसका एक फॉल आउट क्या ये हो सकता है। एक और बड़ी वजह यह कि क्या रईसी और खामेनेई के बेटे की उम्मीदवारी जान पर भारी पड़ी है, यानी उस दौड़ में क्या एक दूसरे से आगे निकलने की वजह से ये उनको जान से जाना पड़ा है और क्या उनकी जान पर इस वजह से बनाई। एक और बड़ी वजह यह कि रईसी की मौत के बाद अब सिर्फ मुश्तबा ही उम्मीदवार बचे हैं, यानी एक ही उम्मीदवार बचे हैं खामेनेई के बेटे, तो फिर क्या इस वजह से ऐसा हुआ। एक और बड़ी बात यह कि रईसी एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने खामेनेई के बेटे को चुनौती दी थी, तो क्या इस वजह से उनको रास्ते से हटा दिया गया, ये क्या एक बड़ी वजह हो सकती है। यानी ईरान के भीतर जो कुछ हो रहा था क्या वो एक वजह है या ये ईरान के बाहर से साजिश रची गई है, ये इंटरनेशनल साजिश है। बड़ी खबर लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई इस वक्त जो हमें मिल रही है वो ये कि रईसी की मौत पर चीन से बड़ी खबर आ रही है। चीन ने इजराइल पर जताया है साजिश का शक, यानी चीन की तरफ से सीधे तौर पर इजराइल को एक कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। ग्लोबल टाइम्स में इजराइल पर शक जाहिर किया गया है। ग्लोबल टाइम्स में ये आर्टिकल छपा है जिसमें ग्लोबल टाइम्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि इसमें इजराइल शामिल हो, यानी सीधे तौर पर इजराइल पर ही उंगली उठाई जा रही है। ग्लोबल टाइम्स, चीन का अखबार ग्लोबल टाइम्स जिसने इस बात की जिक्र किया है और सीधे साजिश का शक जाहिर किया जा रहा है चीन द्वारा, ग्लोबल टाइम्स द्वारा इजराइल पर। और इजराइल की तरफ शक की सुई लगातार जा रही है क्योंकि जिस तरह के हालात रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच, जिस तरह से अभी कुछ समय पहले ईरान ने हमला किया था इजराइल पर, इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की थी, लेकिन तब ये कहा जा रहा था कि ये जवाबी कार्रवाई उस प्रोपोर्शन में नहीं है जिस तरह से हमला किया गया था ईरान द्वारा। तो क्या उसकी वजह से ऐसा हुआ है और इसी की बात कर रहा है ग्लोबल टाइम्स। ग्लोबल टाइम्स में इस बात का जिक्र किया जा रहा है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं जिनके साथ इन तमाम एंगल्स, इन तमाम वजहों के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है आइए उनसे आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल संजय मेस्टन मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ प्रोफेसर AK पाशा मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ लेकिन मेरे सहयोगी मौजूद हैं मनीष झा और हमारे साथ सुमित चौधरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन मनीष, सबसे पहले ग्लोबल टाइम्स की तरफ से जब ये लिखा जाता है और हम जानते हैं कि ग्लोबल टाइम्स दरअसल चीनी सरकार का मुखपत्र है और ग्लोबल टाइम्स ये सीधे तौर पर कह रहा है कि इजराइल इसके पीछे है। बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त जबकि ईरानियन एजेंसी खुद इन्वेस्टिगेट कर रही है, अभी तक ईरान ने इजराइल पर सवाल नहीं उठाया है, लेकिन उससे पहले चीन ने इजराइल पर सवाल उठा दिया है। चीन ने इजराइल को दोषी ठहराया है, चीन ने इजराइल पर शक जताया है, संदेह जताते हुए कहा है कि चूंकि पहले भी इजराइल ने ईरान के चाहे टॉप कमांडर जनरल सुलेमानी हो या फिर उनके वैज्ञानिक या दूसरे और लोगों की हत्या की है या फिर उस पर अटैक करके उसे मरवाया है, तो ऐसी स्थिति में शक की सुई इजराइल पर जाती है कि इजराइल ने ही कोई फाउल प्ले किया है जिसकी वजह से ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री और दूसरे लोग मारे गए हैं। यह कहना किसी और का नहीं है बल्कि चीन का है। चीन के ग्लोबल
टाइम्स का है, उसके मुखपत्र का है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज की तारीख में जब इस वक्त खुद ईरान में भी हर कोई सदमे में है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इजराइल पर अब तक उंगली नहीं उठाई है, लेकिन चीन की तरफ से इजराइल पर उंगली उठाई गई है। चीन कहता है कि इजराइल ने ही मरवाया होगा, और यह सबसे बड़ी बात है। और इसी से आप समझ सकते हैं कि अमेरिका से दुश्मनी के आड़ में दरअसल चीन कैसे इजराइल को कटघरे में खड़ा करना चाहता है, जबकि चीन और इजराइल के ताल्लुकात भी ठीक ठाक ही हैं। जी हाँ, ठीक ठाक है। उसके बावजूद सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है चीन के ग्लोबल टाइम्स अखबार के द्वारा इजराइल को। हमारे साथ प्रोफेसर ए के पाशा मौजूद हैं। प्रोफेसर पाशा, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ईरान अभी बहुत एहतियात बरत रहा है। जाहिर सी बात है, तमाम जानकारियां जुटाने के बाद एक जिम्मेदार स्टेट होने के नाते वो तभी कोई बयान देंगे, इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी और फिर पूरी इन्वेस्टिगेशन सामने आने के बाद इसका जिक्र होगा। लेकिन जब वजहों की बात हो रही है या अगर शक की बात हो रही है, साजिश की बात हो रही है, तो सबसे पहले शक की सुई इजराइल की तरफ ही जाती है, मोसाद की तरफ ही जाती है। क्या इसी वजह से ग्लोबल टाइम्स इसका जिक्र कर रहा है या इसके पीछे और एक लार्जर गेम भी है? देखिए, चीन के पास कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन होगा जिससे ये खुले आम इजराइल पे ब्लेम कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल का मोसाद एजेंसी जो है वो काफ़ी एक्टिव है ईरान के अंदर, चाहे वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारने में या न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे हमला और दूसरे अन्य चीज़ों पे, स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पे उन्होंने कई सालों से ईरान के अंदर उनके सपोर्टर्स या एजेंट्स के थ्रू अटैक किए हैं। तो ये हैरानी की बात ये है कि ये छोटे से डैम को इनॉग्रेट करने के लिए विदेश मंत्री और सदर रईसी दोनों मिलकर एक ही हेलीकॉप्टर में गए थे, और इसमें अजरबैजान के सदर का रोल कुछ सस्पिशियस लगता है, क्योंकि अजरबैजान और ईरान के बीच ताल्लुकात बहुत ख़राब थे। सिर्फ पिछले कुछ महीनों से सुधार हुई है। तो इसमें ईरानी मीडिया भी ये स्पेकुलेशन कर रहा है कि ये अजरबैजान और इजराइल मिलके उनको वहाँ ट्रैप करने की कोशिश करके उनकी हत्या की है बोल के ये सस्पिशन कॉन्स्पिरेसी का बोला जा रहा है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनल जो उनके दुश्मन थे रईसी के, हालांकि अली खामेनी उनको सपोर्ट करते आ रहे थे, लेकिन सभी को पता है कि उनके बेटे को वो सक्सेसर के तौर पे देखना चाहते हैं। तो ये रईसी जो है कई महत्वपूर्ण पोस्ट पे रहे हैं, जुडिशरी के चीफ और प्रोसिक्यूटर जनरल और बहुत सारे इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे रहे हैं कई सालों से। जी, तो इंटरनल वजहें भी कम नहीं है, यानी देश के भीतर भी जो राजनीति हो रही है वो वजहें भी कम नहीं है, वो इसके पीछे कारण हो सकता है। लेकिन साथ ही अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बात किया जाए तो अजरबैजान की तरफ अगर शक की सुई जाती है तब भी उनके साथ इजराइल को जोड़कर ही तस्वीर देखी जा रही है। और प्रोफेसर पाशा का ये कहना है कि चीन के पास ज़रूर हो सकता है कि कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी है, कोई जानकारी है जिसके आधार पर, जाहिर सी बात है ईरान बहुत संभल के बात सामने रखेगा, लेकिन क्या ग्लोबल टाइम्स उस तरफ इशारा कर रहा है? एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी हेलीकॉप्टर में सवार थे रईसी की सुरक्षा में भारी चूक हुई है, ये कहा जा रहा है। इस्लामिक क्रांति दौर का ये हेलीकॉप्टर था और उस हेलीकॉप्टर में वो सवार थे, यानी जो हेलीकॉप्टर है वो भी इस्लामिक क्रांति के दौर का हेलीकॉप्टर था। हेलीकॉप्टर के रखरखाव में भारी कमी की बात अब की जा रही है और उसमें ईरान के राष्ट्रपति रईसी सवार थे। तो बड़ी बात यही है कि क्या इंटरनेशनल साजिश की गई है, तो क्या बेल के जरिए इंटरनेशनल साजिश की गई है? 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर और उस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया, इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका से ये हेलीकॉप्टर लिया गया था, हेलीकॉप्टर का अपग्रेडेशन नहीं किया गया था। बैन की वजह से इसके जो कलपुर्जे हैं वो नहीं मिल रहे थे, यानी अमेरिका ने जो बैन लगाया ईरान पर उसकी वजह से इसके कलपुर्जे नहीं मिलते थे, इसका रखरखाव ठीक से नहीं किया जा रहा था, उड़ान से पहले जांच भी नहीं की गई थी, मौसम का अलर्ट भी वक्त पर नहीं दिया गया। तो तमाम सवाल हैं। मोसाद की एक्टिविटी का इलाका है ये, क्योंकि अजरबैजान के बॉर्डर से लगता हुआ इलाका है, वहां पर मोसाद की एक्टिविटी रही है। ईरान इसको
उसको अजरबैजान को लगातार कहता रहा है। रईसी की सुरक्षा को हल्के में लिया गया है, यानी उस पर गंभीरता से जो प्रोटोकॉल्स होने चाहिए थे, जो एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए था राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने से पहले, उसका पालन नहीं किया गया है। सुमित, देखिए आमतौर पर वीवीआईपी राष्ट्रपति जब ट्रैवल करते हैं या कोई भी और व्यक्ति अगर हेलीकॉप्टर में ट्रैवल कर रहा है, खासतौर पर वीवीआईपी है, तो बहुत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, बहुत सारे एसओपीज होते हैं जिनका पालन होना चाहिए। यहाँ पर तो लगता है कि एक भी एसओपी का पालन नहीं किया गया। देखिए बिल्कुल, क्योंकि लगातार आप जब बात कर रही थी कि कॉन्स्पिरेसी की, तो हो सकता है ये स्पेकुलेशन जरूर है कि ये इंटरनेशनल कोई कॉन्स्पिरेसी हो, डोमेस्टिक किसी रीजन से कॉन्स्पिरेसी। और इस कॉन्स्पिरेसी को क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे के मल्टीपल रीजंस है, क्योंकि मल्टीपल रीजंस क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि देखिए लगातार राष्ट्रपति अगर वहां के चलते हैं, उनका प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल फॉलो किया गया, 3 हेलीकॉप्टर्स उनके साथ थे, लेकिन जो उनका हेलीकॉप्टर था उसका कम्युनिकेशन बाकी 2 के साथ नहीं में था। और अगर वो वहां पे क्रैश हुआ तो तुरंत के तुरंत वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन क्यों नहीं चलाया गया। अभी एक इनपुट लगातार आया कि वहां से जब मौजूद था तो एक शख्स लगातार जिसने टेलीफोन किया था, जो उनके हेलीकॉप्टर में मौजूद था, वो 1 घंटे के बाद उसकी डेथ हुई है। तो निश्चित तौर पर अगर उस 1 घंटे में रेस्क्यू टीम वहां पहुंच जाती तो शायद उसको बचाया जा सकता था, कई और लोगों को शायद बचाया जा। तो ये कई स्पेकुलेशंस है कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों, प्रोटोकॉल्स को किस तरीके से वॉलेट किया गया। और निश्चित तौर पर सुमेरा, मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि ये खबर और इसकी इंक्वायरी सिर्फ यहां तक रुक जाएगी। ईरान इसको बहुत सीरियसली ले रहा है। अभी रशिया की तरफ से भी देखिए एक बात कही गई कि अगर ईरान को हमारी मदद की जरूरत होगी तो निश्चित तौर पर हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम्स उसको मदद करेंगी। तो ये ऐसा लग रहा है कि एक बड़ी लार्जर कॉन्स्पिरेसी है जिसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए रशिया हो, ईरान हो, कई कंट्रीज एक साथ आकर इन्वेस्टिगेट करेगी। और ये भी इन्वेस्टिगेट करेगी क्या प्रोटोकॉल्स को वॉलेट किया गया, क्या लगातार जिस तरीके से पुराने हेलीकॉप्टर्स के अंदर पार्ट्स की कमी थी, उसके रखरखाव को लेकर भी कोई कॉन्स्पिरेसी थी, इन सारी चीजों पर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये जरूर है कि इतना बड़ा लैप्स, वो भी राष्ट्रपति को लेकर, और इतना बड़ा लैप्स खासतौर पर इतने बड़े डेलीगेट को जो लगातार अजरबैजान की तरफ से आ रहा था, दूसरी कंट्री में गया हुआ था, वहां ऐसा लैप्स हो सकता है। तो निश्चित तौर पर ईरान के बड़े ऑफिसर्स या फिर आप कह सकते हैं डेलीगेट्स को लेकर भी सिक्योरिटी के नए मापदंड या फिर नए नियम बनाए जाएंगे, ये भी आप तय मानिए। जी, और वो भी तब जबकि इस तरह के हालात हैं मिडिल ईस्ट में, ईरान के बाकी तमाम देशों के साथ जिस तरह के संबंध है, इजराइल के साथ हो या बाकी और देशों के साथ, जिसमें कोई भी घटना महायुद्ध की तरफ दुनिया को धकेल सकती है। ऐसे में इस तरह के लैप्सेस होना, इस तरह के घटनाक्रम होना, उसमें कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। रईसी की मौत को लेकर एक और बड़ी खबर है, खामेनेई के जो उत्तराधिकारी है होगा, उसको लेकर भी एक जंग है, यानी अंदर जो ईरान के भीतर राजनीति हो रही है वो भी एक बड़ी वजह है। रईसी और मुश्तबा जो खामेनेई के बेटे हैं, उनमें लड़ाई है, यानी वो दोनों उत्तराधिकारी उनके बनना चाहते थे। खामेनेई के दूसरे बेटे हैं मुश्तबा। अमेरिका के पूर्व अधिकारी ने इसकी आशंका जताई है, यानी अमेरिका की तरफ से अमेरिका के पूर्व अधिकारी ने इस बात का जिक्र किया है, इस साजिश की तरफ वो जिक्र कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये भी एक वजह हो सकती है, इसको भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो देखिए, रईसी की मौत या रईसी का अंत दरअसल किसकी साजिश है, ये बड़ा सवाल है। तो पहला सवाल ये कि क्या ईरान की अंदरूनी राजनीति की वजह से हत्या हुई है रईसी की। दूसरा सवाल ये कि क्या सुप्रीम लीडर की रेस में होने की वजह से वो निशाने पर थे और क्या इस वजह से उन्हें निशाना बनाया गया। पहली वजह, रईसी और खामेनेई के बेटे, जो हम पहला सवाल उठा रहे हैं, उसकी वजह यह है कि रईसी और खामेनेई के बेटे मुश्तबा सुप्रीम लीडर की दौड़ में थे। अब इसमें सिर्फ मुश्तबा ही रेस में बचे हैं। दूसरी जो सवाल हम उठा रहे हैं, दूसरा सवाल, उसमें वजह यह है कि रईसी के बाद मुश्तबा का उत्तराधिकारी बनने का रास्ता अब साफ हो गया है, यानी अब खामेनेई के जो दूसरे बेटे हैं उनका रास्ता साफ है। उन्हें रईसी द्वारा ही चैलेंज दिया जा रहा था, अब वो चैलेंज नहीं रहेगा। खास बात यह कि एक सर्वेक्षण में मुश्तबा पर भरोसा जताया गया था, लेकिन ईरान को ताकतवर बनाने में रईसी का हाथ रहा है, रईसी का एक बड़ा रोल रहा है। इब्राहिम रईसी की नीतियों से मुश्तबा नाराज थे, मुश्तबा उनकी सब नीतियों के साथ इत्तेफाक नहीं रखते थे, उसको वो सही नहीं मानते थे, तो दोनों के मतभेद थे अलग अलग मुद्दों पर। लेकिन ईरान की जो नीतियां हैं उसे आगे बढ़ाने में रईसी का एक अहम रोल रहा था। मनीष, देखिए अभी प्रोफेसर पाशा भी इसका जिक्र कर रहे थे कि रईसी बहुत अहम पदों पर रहे हैं, इस समय वो राष्ट्रपति थे, उन्होंने जिस तरह से संबंध ईरान के बाकी देशों के साथ बेहतर करे हैं, भारत के साथ भी, या हम अभी अजरबैजान के साथ जिस तरह का संबंध वो बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, या सऊदी के साथ, बहुत जगहों पर बहुत अहम रोल उनका रहा है। ऐसे में क्या इंटरनल स्ट्राइफ, जो पॉलिटिकल इंटरनल उनके देश में जो कुछ हो रहा है, क्या वो भी एक बड़ी वजह हो सकती है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ईरान में एक जबरदस्त आंतरिक पावर स्ट्रगल चल रहा है
और उसमें जैसे कि ईरान में स्पीकर कौन होगा उसको लेकर चल रहा। असल बात क्या है, ईरान की सत्ता ईरान के सुप्रीम लीडर और IRGC से मिलकर चलती है। राष्ट्रपति का बहुत कम रोल होता है, लेकिन राष्ट्रपति से आगे का जो पद है, जो सबसे महत्वपूर्ण पद है, वो सुप्रीम लीडर का है। और चूंकि सुप्रीम लीडर के लिए मौजूदा जो सुप्रीम लीडर है वो काफी वृद्ध हो चुके हैं, कहा जा रहा है कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। उनके उत्तराधिकारी के लिए रईसी एक दावेदार बन रहे थे, क्योंकि रईसी पहले प्रोसिक्यूटर जनरल थे, फिर वो चीफ जस्टिस बने, फिर वो राष्ट्रपति बने, तो उनका अपना एक प्रोफाइल बनता गया। आप देखें, चाहे वो गेटअप हो, चाहे आइडियोलॉजी हो, बहुत हद तक वो खमनई को रिप्रेजेंट करते थे। वहीं दूसरी तरफ अयतुल्ला खमनई के जो बेटे हैं मुज्तबा खमनई, वो सुप्रीम लीडर बनना चाहते हैं और उसके लिए पूरी बैकग्राउंड तैयार की गई है। तो ऐसे में एक स्वाभाविक सा लॉजिक ये बनता है कि रईसी के ना रहने का सीधा सीधा फायदा किसे मिलेगा? उस व्यक्ति को जिसे सुप्रीम लीडर बनना है और जिसके रास्ते में अब कोई नहीं है, और वो है खमनई के बेटे। तो फिर ऐसे में ये सवाल उठता है, अब क्या वो शामिल थे नहीं थे, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या ईरान के सुप्रीम लीडर बनने की जो रईसी की ख्वाहिश थी उसकी वजह से उनकी जान गई, ये भी हमेशा हमेशा एक सवाल बना रहेगा। जी, हमारे साथ मेजर जनरल संजय मेस्टन भी मौजूद हैं। संजय सर, ये बड़ा देखिए, इस वक्त जो कुछ हुआ है ईरान में, वो सिर्फ ईरान को प्रभावित नहीं करता। ईरान के भीतर जो कुछ हो रहा है वो अगर वजह है, वहाँ जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होकर तमाम जो जानकारियाँ हैं वो सामने आनी चाहिए, लेकिन दुनिया को भी प्रभावित करता है। इस वक्त जिस तरह के हालात दुनिया में बने हुए हैं, किसी एक देश में कोई एक घटनाक्रम पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। तो किस तरह से इसकी जाँच होनी चाहिए, कैसे इन्वेस्टिगेशन हो कि असल बात क्या है, असल वजह क्या है, इसमें कोई साजिश तो नहीं है, इसमें कोई सबोटाज तो नहीं है, वो जानकारी निकलकर सामने आ सके। और देखिए, साफ जाहिर है कि जो जांच होगी वो ईरानियन हुकूमत तो करेगी, साथ में रशिया और चीन भी इनकी मदद करेगी, टर्की कर सकती है, तो जांच होगी। लेकिन सवाल उठता है ये कैसे हो सकता है। देखिए, आपने जो 4 ऑप्शन दिखाए थे, सारे ऑप्शंस पॉसिबल हैं। एक तो मैं अगर समाप्त कर दूं तो एक हो जाएगा इंटरनल, मतलब जो अंदरूनी जो वहाँ के हालात हैं वो भी एक पॉसिबिलिटी है, और दूसरा एक्सटर्नल जो एक इंटरनेशनल एक ये कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। तो देखिए, हम सबको पता है कि पहली बात प्रोटोकॉल वाइज ये एक अच्छा सवाल उठा था बीच में कि जब भी कोई टॉप VVIP मूवमेंट होता है ये टॉप सीक्रेट रखा जाता है, किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन इसमें लगता है कि ये जो डैम की उद्घाटन के लिए जा रहे थे, कई दिनों से लोगों को वहाँ पता था, अज़रबैजान में और पूरे ईरान में। तो नंबर 1 सबको पता था। नंबर 2, जब हेलीकॉप्टर, देखिए वहां पर डैम के नजदीक कोई या तो इम्प्रोवाइज हेलीपैड बनाया होगा या वो एक एग्जिस्टिंग हेलीपैड होगा। उस हेलीपैड में जब ये हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, तीनों हेलीकॉप्टर, वहां पर बहुत तगड़ी कठिन सिक्योरिटी होती है। तो उसके बावजूद अगर ये हेलीकॉप्टर में कुछ छेड़छानी की गई है, देखिए ये हेलीकॉप्टर क्रैश लैंडिंग भी नहीं किया है। अगर क्रैश लैंडिंग होती तो इसके तो खूब पार्ट्स होते। ये एक हार्ड लैंडिंग हुई है, मतलब एकदम ये हेलीकॉप्टर एक हाइट से नीचे गिरा है और इसलिए इस पर फायर लगी है। तो जाहिर है इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है, और टेक्निकल प्रॉब्लम पॉसिबिलिटी है कि वहां पर जो एग्जिस्टिंग हेलीपैड में ये खड़ा था वहां पर इसके साथ छेड़छाड़ी की होगी। उसकी वीडियोस वगैरह ये निकालेंगे, क्योंकि उससे पहले ये उड़ के भी गया है ये हेलीकॉप्टर, वापस इनको आना था। तो वहाँ की जो सिक्योरिटी लैप्सेस है वो उसमें काफी कोशिश की जाएगी। वीडियो क्लिपिंग, कौन कौन घुसा, ये इन्वेस्टिगेशन तो होगी। और मेरे को लगता कि पॉसिबिलिटी है कि यहीं पर ये कुछ गड़बड़ी हुई है, क्योंकि जो भी है ये 45 ईयर्स पुराना हेलीकॉप्टर जरूर है, लेकिन VVIP वाले के कई बार टेस्ट और इनकी काफी डिटेल में चेक्स होते हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, रईसी की मौत के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने राष्ट्र के नाम संदेश जारी किया है। तो देखिए, जिस तरह के हालात इस वक्त ईरान में बने हैं, ऐसे में ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने ईरान में लोगों के नाम एक संदेश जारी किया है। खामेनेई ने रईसी समेत सभी 8 लोगों की मौत पर दुख जताया है। इस बुरे हादसे ने हमसे रईसी को छीन लिया, कहा है खामेनेई ने अपने इस संदेश में। रईसी बिना थके, बिना रुके लोगों के लिए काम करते थे, ये कहना था खामेनेई का। और 5 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि मैं 5 दिनों के राष्ट्रीय शोक का ऐलान करता हूं। राष्ट्र के नाम संबोधन, राष्ट्र के नाम एक संदेश जारी किया गया है ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई द्वारा। तो देखिए, रईसी की मौत के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई ने अपने संदेश में क्या कुछ कहा है ये आपको बता दें। उन्होंने कहा है कि उन्हें थकान का पता नहीं था, मैं 5 दिनों के राष्ट्रीय शोक का ऐलान करता हूं। यानी उनका कहना कि रईसी को थकान का पता नहीं था, वो लगातार काम करने वाले व्यक्ति थे और अब उनके लिए उनकी मौत के बाद
5 दिन के शोक का ऐलान किया जाता है। अत्यंत दुखद और कड़वी खबर मिली है। रईसी और उनके साथियों की रूह को अल्लाह शांति दे, ये कहा गया आयतुल्लाह खामेनेई द्वारा। आयतुल्लाह खामेनेई सुप्रीम लीडर है ईरान के। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण हादसा ईरान की सेवा करने के दौरान हुआ। रईसी ने निस्वार्थ भाव से अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे, यानी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। उस समय भी अपने काम से वापस लौट रहे थे जिस वक्त उनकी मौत हुई है। रईसी ने बतौर राष्ट्रपति छोटे कार्यकाल में देश के लोगों के साथ इस्लाम की बिना रुके सेवा की है। एक बड़ी खबर आपको बता दें और, रईसी के कार्यकाल में ईरान और मजबूत हुआ। अमेरिका विरोधी खेमे से संबंध मजबूत हुए। रईसी ने अरब और अफ्रीकी देशों से संबंधों को बेहतर किया। तो रईसी को उनके राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान किन बातों के लिए याद किया जाएगा, उसमें ये बहुत अहम और महत्वपूर्ण है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि रईसी जब थे तो अमेरिका विरोधी खेमे से उन्होंने ईरान के संबंधों को बेहतर किया। रईसी ने अरब और अफ्रीकी देशों के साथ भी ईरान के संबंधों को और बेहतर किया। ईरान लगातार इस वक्त दुनिया में जिस वर्चस्व की लड़ाई में फंसा हुआ है, ईरान की लगातार ये कोशिश है कि वो इस्लामिक वर्ल्ड का एक लीडर बनकर उभरे, उसका प्रतिनिधित्व करे, साथ ही अमेरिका विरोधी खेमे को और मजबूत करे। और इस दिशा में लगातार ईरान काम कर रहा है और उसी में रईसी भी लगातार योगदान दे रहे थे। लेकिन क्या जानकारी है, ईरान को रईसी ने कैसे किया मजबूत? देखिए, एससीओ की फुल टाइम सदस्यता हासिल की गई। हमारे साथ मनीष भी मौजूद हैं इस पर और हम उनसे भी बात कर सकते हैं। मनीष, देखिए, ये तमाम वजहें बताई जा रही हैं कि इसकी वजह से और मजबूत हुआ है ईरान और इसमें रईसी का योगदान था। मैं आती हूँ आपके पास। ब्रिक्स की सदस्यता मिली, इसके बाद ईएयू में अहम स्टेक होल्डर बना ईरान। अरब अफ्रीकी देशों से मजबूत संबंध बनाए रईसी ने। प्रतिबंध के बावजूद तेल उत्पादन को बढ़ाया, यानी अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान का जो तेल उत्पादन था वो बढ़ा। रूस से आर्थिक और सामरिक संबंधों को और मजबूत किया ईरान के, और इसकी वजह से अमेरिका विरोधी खेमे को और मजबूती मिली। 14 अप्रैल को इजराइल पर बड़ा हमला हुआ था, यानी जिस तरह का हमला इजराइल पर किया गया ईरान द्वारा, जिसमें मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, वो उसके लिए भी रईसी को याद किया जाएगा, यानी रईसी का योगदान उसमें बहुत ज़्यादा था।